जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है और आपका मेज़बान आज़ाद खालिद हाजिर है लेकर प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद। आज की तमाम बड़ी खबरों में अगर बात करेंगे तो कई ऐसी शर्मनाक खबरें भी हैं जिसको लेकर लगता है कि समाज आज बेहद निचले स्तर पर जा चुका है। अगर बात करें कोरोना की तो कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे पापों का कोई ना कोई नतीजा है। लेकिन जिस तरह के पाप आज भी हो रहे हैं आज की तारीख में भी, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर बात करेंगे सबसे पहले दमोह की, मध्य प्रदेश में, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ रेप किया गया अपहरण के बाद, बल्कि उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी गई। हैवानियत की हद हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे, ये बड़ा सवाल है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में भी सामने आई है, जो सीतापुर में, जहां पर एक 13 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी वीडियो बनाई भी गई और उसे वायरल भी कर दिया गया। बड़ी शर्मनाक बात है। ये वो पाप हैं जिनको शायद पाप कहा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि केंद्र सरकार ने 1,20,000 करोड़ रुपए बचाने की बात की है, क्योंकि महंगाई भत्ता जो है वो 2021 जुलाई तक रोक दिया गया है, जिसको बढ़ाने की बात की गई थी। तो ये बचत बताई जा रही है। इसके अलावा हम बताएंगे कि कोरोना में भले ही लोग परेशान हो, लेकिन राजनीति यहाँ भी गर्मा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ के गवर्नर को कह रही हैं कि आप मनोनीत हैं, मैं चुनी हुई हूँ। बड़ा अजीब सवाल है। नेता एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ज़बरदस्ती वहाँ पर राहत बांटना चाहती है, राज्य सरकार ज़बरदस्ती उस राहत को नहीं लेना चाहती। कोरोना के ऊपर भी राजनीति लगातार गर्मा रही है। इसके अलावा हमारे पास और भी खबरें हैं। अगर बात करेंगे, आज एक बड़ी खबर है। कांग्रेस की जो यूपीए की प्रेसिडेंट रही और सोनिया गांधी जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एक पत्रकार, उनकी जो शिकायत है वो तो है ही। उनकी जो डिबेट के अंदर जो उनके वर्ड्स थे, अगर आपने सुना हो तो वो बड़े गंभीर थे। उन्होंने कहा था 80% जिस देश की आबादी हिंदू है वहाँ पर हिंदू संतों की हत्या की जा रही है। तो क्या अब देश 130 करोड़ की जनता या 100% भारतीयों के बजाय अब 80% हिंदू या कुछ और होने लगा है? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और आपके लिए सवाल है कि शाहीन बाग के शेर या जो बड़े बड़े आपके जो चहेते जर्नलिस्ट थे वो कहाँ हैं आजकल, क्योंकि शाहीन बाग में जो हुआ वो तो उसका पता ही नहीं, वो तो ब्लैक आउट है ही। लेकिन क्या कोरोना सेंटर्स जो बनाए गए हैं, जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर पिछले 21 दिन से क्या हालात चल रहे हैं, वो भी किसी ने दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं? किस जर्नलिस्ट ने, जो अभी तक आपके हीरो थे या जो मीडिया हाउसेस थे, क्या उनकी नज़र इधर भी है या सिर्फ अभी हिंदू मुस्लिम करने में या फिर किसी धर्म से जोड़ने में ही लोग लगे हुए हैं? ये भी एक सवाल रहेगा। इसके अलावा मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या अभी हम 100% भारतीय हैं या कुछ परसेंट हिंदू या कुछ परसेंट हिंदू मुस्लिम या कुछ परसेंट अलग जाति के हैं? ये मेरा एक सवाल है। आप कमेंट कर सकते हैं कि आज भी क्या हमको 100% भारतीय बनने की ज़रूरत है? क्या हम 130 करोड़ की जनता भारतीय है, या जैसा कि हमारे एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि 80% आबादी हमारे देश की हिंदू है, तो क्या आप इससे सहमत हैं या अभी भी आपको लगता है कि हम 100% 100% भारतीय हैं? 80% हिंदू हैं, 20% कुछ और हैं, या 100% भारतीय हैं? इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझको राय दे सकते हैं, देश को राय दे सकते हैं। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। आपसे और भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना की, जहाँ से शुरुआत हुई है चाइना से, वहाँ पर एक नई स्टडी आई है और जहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक जो भी संक्रमण की, जो भी अभी तक इफेक्टेड लोगों की बात की जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। यानी अभी तक हमारे भले ही देश के मीडिया ने ये पता लगा लिया हो कि इसका एपिक सेंटर कौन है, इसको बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, लेकिन जहाँ से ये शुरू हुआ है वहाँ पर अभी सिर्फ गिनती को लेकर या उसके संक्रमण को लेकर भी संशय बना हुआ है। बड़ी अजीब बात है। इस पर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो शायद ये भी एक बड़ी बात है। उसके अलावा हम आपको एक और बताएंगे कि हरियाणा बॉर्डर पे एक जगह 146 लोग कैंटर में छुप कर कहीं जा रहे थे, यानी क्वारंटीन जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद वो अपने घर जाने की बात कर रहे हैं, तो लोग जगह जगह छुप छुप कर जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोग टैंकर में, कैंटर में छुप छुप कर जा रहे हैं, तो ये भी एक मामला सामने आया है। उसके अलावा जो टेस्ट किट है, जो कोरोना की जो टेस्ट करने वाली जो किट है, उस पर सवाल राजस्थान सरकार ने उठाया था। उसके अलावा जो ICMR है उसने खुद भी उस पर 2 दिन के लिए रोक लगाई थी। अब खुद भाजपा शासित, अभी हाल में ही भाजपा का शासन वहाँ दोबारा कमल खिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी उस पर सवाल उठे हैं और वहाँ भी एक तरह से उस किट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर रोक भी दी गई है।
लेकिन आज मैं सबसे पहले आपसे दो बातें करना चाहूँगा। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना जो है देश के इतिहास में या जैसे देश के इतिहास में रामायण और महाभारत आज भी इतिहास बना हुआ है और लोग उसको याद करते हैं, कोरोना को भी किसी ज़माने में लोग याद करेंगे। लेकिन रामायण और महाभारत के अगर कारणों में से आपसे कहा जाए कि एक शब्द में एक कारण बताइए दोनों के बारे में, तो आपके मुंह से अनायास निकलेगा कि दोनों ही मामलों में महिला और नारी शक्ति का अपमान हुआ था, उस नारी शक्ति का जिसको हम हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ये दोनों ही महाभारत और रामायण की जो जिसे कहना चाहिए उन लोगों की विलन जो थे उनकी तबाही जो हुई थी वो नारी अपमान की वजह से हुई थी। देश भर में कोरोना है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन मध्य प्रदेश के दामों के अंदर एक 6 साल की लड़की का किडनैप किया गया। शर्मनाक बात है। उसको जब माँ बाप ने ढूंढा वो नहीं मिली तो अगले दिन जो है वो एक कमरे के अंदर बंद मिली और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। रेप किया गया, एक मासूम के साथ, एक बच्ची के साथ रेप किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई ताकि उसको वो पहचान ना सके। जो भी उनकी मॉडस ऑपरेंडी रही हो, जो भी उसका मोटिव रहा हो, वो बात की बात है, लेकिन ये एक शर्मनाक बात है। उस प्रदेश के बात कर रहे हैं, उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश के मुखिया अभी ताज़े दोबारा हुए, 15 साल पहले भी मुखिया थे, अभी दोबारा हुए हैं, वो मामा कहलवाते हैं। मामा के राज में कंस खुले घूम रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यानी अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की, भले ही वो सरकार बनाने में या दोबारा दूसरों की सरकार गिराने में या दूसरी पार्टी को तोड़ने में माहिर हों, लेकिन वो इसमें बिल्कुल माहिर नहीं, जिसके लिए उनको सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट दिया या जो वो कहकर आए हैं। बच्ची के साथ रेप हुआ, आंखें फोड़ दी गई, हालांकि SIT बनाकर कहा जा रहा है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही है क्या उस बच्ची की ज़िंदगी, उस बच्ची की अस्मत, उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उसका कोई प्रायश्चित है? नहीं है, कभी नहीं हो सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के बीच में ये बड़ा सवाल है। सीतापुर उत्तर प्रदेश का, माता सीता के नाम पर जिस जगह का, जिस शहर का नाम रखा गया हो, उन्हीं माता सीता के शहर में एक लड़की को किडनैप करके ज़बरदस्ती कई लोगों ने, कई लड़कों ने रेप किया और उसका वीडियो बनाया और वीडियो वायरल कर दिया। बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि हम लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं, प्रशासन लॉकडाउन को पालन कराने में कितना मुस्तैद है, क्या पुलिस सो रही है, क्या जो लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं वो वाकई में पुलिस वाले हैं भी कि नहीं। क्योंकि जो लोग सड़क पर हैं, अगर उनको ये दोनों घटनाएं नहीं दिखी या दोनों घटनाओं में किसी को उन बच्चियों की चीख पुकार नहीं सुनाई दी, तो यकीनन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर लॉकडाउन कैसा है, लॉकडाउन शरीफों के लिए या क्रिमिनल्स के लिए भी है। इन दोनों घटनाओं पर आप सोचिए, आपको लगता है कि अगर ये दोनों घटनाएं विभत्स है, प्रशासन की और सरकार की नाकामी है, उस व्यवस्था की नाकामी है जो इस लॉकडाउन को लागू कर रही है, उस पुलिस की, उस प्रशासन की नाकामी है, तो यकीनन आपको लगेगा कि आप किस जगह खड़े हैं, किस मुकाम पर खड़े हैं। ये दोनों घटनाएं अगर देखा जाए उस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि कोरोना से हम फाइट करेंगे और कोरोना से हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन क्या हम उन क्रिमिनल्स से जीत हासिल कर पाएंगे जो कि हमारे आसपास घूम रहे हैं, जिनके निशाने पर छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनके निशाने पर छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत है? क्या हम उनसे जीत पाएंगे? कोरोना तो अदृश्य है, कोरोना का भी किसी को पता नहीं है, लेकिन क्रिमिनल्स तो आसपास हैं, चारों तरफ हैं। जो वो दर्द दे के गए हैं उन दोनों बच्चियों को, क्या उसका कोई प्रायश्चित है? ये बड़ा सवाल है। आज प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये समाज अभी हम परिपक्व हो गए हैं या हमको अभी कहीं सुधार की ज़रूरत है या अपने गिरेबान में आत्ममंथन की ज़रूरत है? प्रशासन को क्या ये सोचना चाहिए कि वो कैसे उसको लॉकडाउन को लागू कर रहा है कि लोग तो घरों में कैद हैं, अपराधी खुले घूम रहे हैं? इस पर आप चाहें तो अपनी राय भी भेज सकते हैं। आज एक और बात करते हैं आपसे। एक डिबेट हुई एक चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल है, हालांकि निजी चैनल कहा जाए उसको, निजी चैनल है क्योंकि सरकार ने उसको खबरें प्रसारित करने के लिए देश हित में लाइसेंस दिया। वहाँ पर एक डिबेट हो रही थी और वो पालघर की जो हत्या हुई थी साधु महाराज की, दो साधु और एक ड्राइवर की, जो एक निर्मम, नृशंस और शर्मनाक हत्या थी, जिसको लेकर कहा जाए कि इंसानियत की हत्या थी। और उन बुजुर्ग और बूढ़े जो साधु संत थे उनको मार डाला गया मॉब लिंचिंग में, उसी मॉब लिंचिंग में जिसका पिछले कई साल से चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको रोका जाए, गाइडलाइन बनाई जाए, लेकिन उस सब के बावजूद फिलहाल हम अखलाक का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम तबरेज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं उस मॉब लिंचिंग की जो पालघर में हुई।
लेकिन उसको लेकर एक टीवी डिबेट में कहा गया कि जिस देश के अंदर 80% हिंदू रहते हैं उस देश के अंदर साधुओं की हत्या कर दी गई। शर्मनाक बात है। जिस देश के अंदर 100% भारतीय रहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आज इस बात का कि वहां पर 80% हिंदू नहीं रहते, कोई और नहीं रहता, 100% भारतीय रहते हैं। उस डिबेट को मैं खंडन करता हूं कि उस डिबेट के अंदर उन्होंने ये कहा कि जहां 80% हिंदू रहते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूं, कल बाकायदा उनकी सूची जारी कर दी गई है जो गिरफ्तार किए गए 101 लोगों में एक भी ऐसा नहीं है जो गैर हिंदू हो। तक क्या वो दबंगई से कहेंगे कि 100% हिंदू लोगों ने उनको मारा? नहीं मारा। उनको इंसानियत का कत्ल हैवानों ने किया। मैं अपनी पत्रकारिता में जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, जो मैंने जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मुझको सिखाया कि इस देश में 100% भारतीय रहते हैं। जो अपने आप को भारतीय नहीं कहते, मैं उनको बहुत दबंगई से ऐलान करता हूं कि उनको अधिकार नहीं है भारत में रहने का अगर वो भारतीय नहीं है। पहली बात, इस देश में 100% भारतीय रहते हैं। जिन लोगों ने उस इंसानियत का कत्ल किया, उन साधु महाराज का कत्ल किया, उन बुजुर्ग और बूढ़े साधुओं का मर्डर किया, वो 100 के 100 भले ही हिंदू हों लेकिन वो हिंदू नहीं, हैवान हैं। उनको उसी आईपीसी के तहत, उसी कानून के तहत सज़ा दी जाए, उसके तहत कन्विक्शन किया जाए, उसी के तहत कार्रवाई की जाए जो कि हमारे देश में लागू है। तो मैं उन आदरणीय पत्रकार महोदय से, नाम नहीं लेना मैं चाहता, पूरे देश में आज नाम उनका चर्चा में है, हालांकि उन्होंने एक बड़ा गेम खेला। उसको भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर, मुझे लगता है उसके रणनीतिकारों को सोचना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत छोटे मुद्दे से अपना एक बड़ा मुद्दा लड़ा दिया है। अपना एक उनका बड़ा जो मोहरा है वो एक छोटे मोहरे से भिड़ा दिया है, या वो खुद भिड़ गया है। ये बड़ी अजीब बात है। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, अपने भारतीयों से कि प्लीज़ ऐसी डिबेट्स का कम से कम खुद भी पोस्टमार्टम करें, जहां ये कहा जाए कि जहां 80% लोग, 80% हिंदू रहते हैं, वो देश में 80% हिंदू नहीं, 100% भारतीय रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो वो लिस्ट जारी हुई है, पहली बात तो मैं उसका आज भी विरोध करता हूं। हालांकि वो इसलिए किया गया होगा, हो सकता है कि जिस तरह से लोग नैरेटिव बना रहे थे कि उसमें कोई और शामिल ना हो, तो उन्होंने इसलिए बताया होगा। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। किसी का भी नाम शामिल करने से पहले मुझे नहीं, मैं एक और आपको विरोध दर्ज करा देता हूं। जो सीतापुर के अंदर रेप करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने जिस आरोप में पकड़े गए, उनके नाम कुछ मीडिया हाउसेज ने जारी किए हैं। उसमें भी सारे लोग जो हैं वो, अगर नाम में बताऊं, वसंत है और भी लोग हैं, कई नाम उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन लोग पकड़े गए हैं। उनका भी मकसद शायद दे ही रहा होगा कि इससे कोई नैरेटिव ना बने। लेकिन मैं चाहता हूँ, पत्रकारिता ने हमको ये सिखाया कि ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को खास तौर से किसी समाज से जोड़ के ना देखा जाए, उनको उसी नज़र से देखा जाए जिस नज़र से एक अपराधी को, एक आरोपी को देखा जाता है। तो 80% इस भारत में हिंदू नहीं रहते, 100% भारतीय रहते हैं। दूसरी बात, ये बात अगर देखी जाए तो इसको कम से कम जितना हमको सोचा जाए, पत्रकारों को ये संयम रखना चाहिए कि ये इस तरह का नैरेटिव ना बनाए कि यहाँ पर कोई और समाज या हिंदू या मुस्लिम रहता है। 100% भारतीय रहते हैं। 130 करोड़ की जनता को जब भी संबोधित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने कहा कि मेरी शक्ति 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ वोटर हैं। उसको हमने कभी उनको ये कहते नहीं सुना कि मेरे 80% हिंदू मेरे सपोर्टर हैं या मेरी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ की जनता मेरी ताकत है, तो मुझको ये लगता है कि वो एक बंद मुट्ठी है और 100% वो भारतीय हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि इस पर भी आपका कमेंट आ जाए, अगर आप राय दें, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि 100% भारतीय रहते हैं हमारे देश में और वो ही शायद एक सही शब्द है, तो आप प्लीज़ हमको राय दें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वो जो पत्रकार महोदय कह रहे थे वो सही है या ये नैरेटिव सही है कि 100% भारतीय रहते हैं। उसके अलावा केंद्र सरकार ने जो डीए अलाउंस किया था, डियरनेस अलाउंस जिसकी घोषणा की थी, उसको 21 जुलाई मतलब 2021 तक उसको रोक दिया गया है। जुलाई 2021 तक उसको रोक दिया गया है। कहा यह जा रहा है इससे 1,20,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। तो अपने ही देश के लोगों को या कर्मचारियों को
एक सुविधा देने से जो चीज़ बचेगी वो फ़ायदा है या जो भी है उसको देखा जाए, लेकिन ये एक खबर है तो इसको खबर की तरह से देखा जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं शाहीन बाग की, जो बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत लोग ख़ासतौर से वहाँ के जो लोग थे, कुछ पत्रकारों को उठाए घूम रहे थे, कंधों पे लेके घूम रहे थे कि ये शाहीन बाग का शेर है, ये शाहीन बाग का हीरो है। कुछ लोगों को तो आप घुसने नहीं दे रहे थे, वो आपका पैमाना था। कुछ लोगों को आप उठाए घूम रहे थे, लेकिन क्या वो शाहीन बाग के शेर अभी भी हैं, या वो जो आंदोलन था जिस तरह से अब वो ख़त्म हुआ या जो भी हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन क्या उस पर उन्होंने उसके बाद कोई खबर की, या वो भी उसी टीआरपी के दौड़ में दौड़े हुए थे जिसको लेकर आप औरों पर निशाना साध रहे थे। मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब कोरोना का ज़माना है, लॉकडाउन का ज़माना है। अकेले गाज़ियाबाद के 2 सेंटर्स के अंदर कई कई लोग, एक में 90 के करीब लोग पिछले 21 दिन से वहाँ पर हैं। उनका टेस्ट भले ही एक हुआ हो, उसका अभी तक जो है कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उनको वो दवाएं भी नहीं मिल रही जिनको उनकी ज़रूरत है। अगर किसी के पेट में भी दर्द है तो वो भी दवा वहाँ नहीं है, कोरोना की तो दवा बाद में मिलेगी। तो क्या वो पत्रकार जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके हीरो हैं, जो आपके मीडिया हाउसेज हीरो हैं, वो इन पर नज़र डाल रहे हैं, या वो भी कहीं उसी दौड़ में दौड़े हुए हैं जहाँ पर कि सिर्फ टीआरपी मिल पाएगी? तो उनसे भी आप कमेंट करके उनके नीचे इनबॉक्स में ये डाल सकते हैं कि वो एक कम से कम जायज़ा दें कि जहाँ जहाँ क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ की जो आप ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये लोग उसको भी बोलते हैं ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग, तो क्या वो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या उनको भी इसमें कोई शायद परेशानी है? और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में टग ऑफ वॉर चल रहा है। केंद्र सरकार सुविधा देना चाहती है, राज्य सरकार सुविधा नहीं लेना चाहती। जनता परेशान है, कोरोना से दहशत ज़्यादा है, लेकिन राजनीति वहाँ पर पहले से ही हो रही है। कभी वहाँ हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती, अमित शाह गृह मंत्री को, कभी कुछ और हो जाता है। ममता बनर्जी कहती है मैं ज़्यादा हमदर्द हूँ, केंद्र सरकार कहती है हम ज़्यादा हमदर्द हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं। अब वहाँ नया एक कन्फ्लिक्ट सामने आया है कि आज ममता बनर्जी ने वहाँ के गवर्नर को बोला है कि मैं चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, आप मनोनीत हो। ये किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह से कोरोना से लड़ाई हो रही है, इस पर आप ज़रा सोच लीजिएगा कि आपके जनप्रतिनिधि किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इससे देश का भला होने वाला है। अगर इससे आपको लगता है कि भला होने वाला है तो आप अपने गिरेबान में भी झांकिए और देश को भी सोचना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति का स्तर अगर इतना, गिरना नहीं कहूँगा, इस हद तक चला जाएगा, गिरना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि राजनीति का ये स्तर जहाँ तक जा रहा है वो कोई उसके लिए कोई पैमाना बनना चाहिए या नहीं? लेकिन ये एक सवाल है। अभी बात चल रही है कोरोना की। हमारे देश के कई मीडिया हाउसेज ने, कई खोजी पत्रकारों ने बहुत तेज़ी के साथ ये पता लगा लिया कि कोरोना कहाँ से शुरू हुआ, उसका असल ओरिजिन कौन है, कौन उसको संक्रमित कर रहा था, कौन फैला रहा था। भले ही उनको लाखों की भीड़ ना दिखाई दी हो, भले ही उनको और चीज़ें ना दिखाई हो, लेकिन उन्हें कुछ लोग नज़र आ गए थे। अब उनके लिए एक और सवाल है, हालांकि उनके लिए एक सवाल ये भी था कि महाराष्ट्र के अंदर 53 के करीब जो पत्रकार थे वो पॉजिटिव मिले उसके कोरोना के संक्रमण के, तमिलनाडु के अंदर भी 23 के करीब मिले, अभी दिल्ली में भी शुरू होने वाला। लेकिन उनको अब एक और नई चीज़ मैं बता देता हूँ और उनको पता भी लग गया होगा, तो बाकायदा उस पर ब्रेकिंग शायद चला भी रहे हों, लेकिन चाइना के अंदर अब एक नई स्टडी के बाद ये सामने आया है कि जो अभी तक नंबर ऑफ पेशेंट्स थे या जो उससे इफेक्टेड लोग थे उनसे कहीं ज़्यादा है, यानी वो लगभग कई गुना बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। 7 ऐसी डेफिनेशंस बनाई गई जो कहा जाए कि कोरोना के जो सिम्टम्स थे उनको लेकर 7 डेफिनेशंस सामने आई, अलग अलग तरह के 7 जो है परिभाषाएं सामने आई कि कोरोना के कारण ये है, कोरोना के कारण ये है। लेकिन वो हमारे देश के मीडिया ने और कुछ लोगों ने और कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने एक ही नैरेटिव बनाए रखा, वो एक ही जगह फोकस रहे, उनको एक ही संप्रदाय, एक ही वो नज़र आता रहा। लेकिन जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, वहाँ पर परिभाषाओं को लेकर भी अलग अलग मत हैं। और उसके बाद अब स्टडी में ये सामने आया है कि संक्रमण जितना बताया गया था उससे कहीं ज़्यादा है, यानी अब दुनिया की नज़र एक बार फिर चाइना की तरफ फोकस हो सकती है कि किस तरीके से वुहान से शुरू हुआ। हालांकि उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे कि वुहान के अंदर उन्होंने डोमेस्टिक फ़्लाइट रुक गई थी कहा जाता है, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो जारी थी, ऐसी कथित तौर पर कई ऐसे चर्चाएँ भी हुई। लेकिन हम उसमें ना जाके अब हम ये कहना चाहते हैं कि हर देश की, हर जगह की अलग अलग प्रायोरिटी है। हमारे देश की, हमारे लोगों की अलग प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन वहाँ कुछ और थी। हमारे यहाँ कुछ लोगों की प्राथमिकता ये है कि इसमें
कैसे इसको सांप्रदायिक किया जाए, कैसे इसको किया जाए। लेकिन कुछ जो अच्छे लोग आज भी हमारे देश में मौजूद हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, विरोध करने वाले लोग ज़्यादा थे, यकीनन ज़्यादा थे, तभी ये चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन उन लोगों के मुंह पर ख़ास तौर से एक ये सवाल हो गया है कि अब जहाँ से वो हुआ है, शुरुआत हुई है, वहीं पर जो है एक नैरेटिव अलग सामने आ रहा है। तो अब इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कम से कम एक ही जगह ना फोकस करें, बल्कि उसके ओरिजिनल में जाएं और ये देखें कि कहाँ खामी रही, कहाँ गलती रही। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आता, जब तक कोई दवा नहीं आती, तब तक हम उसी कुदरत के भरोसे हैं जिसको सिर्फ इसका मालूम है। भले ही आप इसको प्रकृति कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जीसस कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये मान के चलें ये एक राज है, प्रकृति का राज है, कुदरत का राज है, खुदा का राज है, जिसको अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं। तो हम कम से कम ये मान के चलें कि हमको ये तो मानना ही चाहिए कि ये जो भी कुछ है वो किसी न किसी पाप का भी नतीजा हो सकता है, उसी तरह के पाप जो कि अभी भी हो रहे हैं। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में शरीफ लोग शायद घरों में हैं, क्रिमिनल लोग आज भी खुले घूम रहे हैं। दामों में उन्होंने अपना काम दिखा दिया, सीतापुर में उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। पुलिस प्रशासन रात को 2 बजे हूटर बजा के एक राउंड लगा के जाके शायद कहीं आराम करने लग जाती है और फिर क्रिमिनल्स शायद बाहर आते हैं। ये लगता है कि इस व्यवस्था को भी सोचना होगा कि यूज़ टू अगर पब्लिक हो जाएगी तो क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठाएंगे। और हमको भी ये देखना होगा कि जो प्रशासन कह रहा है उसको फॉलो करना है, पुलिस और प्रशासन का सहयोग भी करना है, लेकिन विजिल भी रहना है। अगर आसपास से कहीं ऐसी कोई आवाज़ आए, ऐसी कोई खबर आए, तो कम से कम या तो 100 नंबर पे कॉल करें। अब तो 112 हो गया है, तो उस पर कॉल करें या कम से कम खुद देख लें। नहीं तो जैसे दामों में हुआ कि अगले दिन पता लगा कि बच्ची के साथ न सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी गई। सीतापुर में बच्ची के साथ न सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया गया। ये मुझे लगता है कि वो जीते जी मारने जैसी एक हरकत है। ये हत्या से भी ज़्यादा जघन्य अपराध है। उस टाइम पे ये अपराध है जबकि हैदराबाद के अंदर हमने एनकाउंटर को लेकर बहुत ज़्यादा वाहवाही की कि रेपिस्टों को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। हमने दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड के जो आरोपी थे, जो जिसे कहना चाहिए मुलजिम नहीं मुजरिम थे, उनको फांसी पे लटका के हमने जश्न मनाया। लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर समाज में ऐसे दरिंदे आज भी पनप रहे हैं, ऐसे पल रहे हैं, ऐसी हरकत करने की वो हिम्मत कर रहे हैं, ऐसे करने की उनकी आज भी एक तरह से कहीं ना कहीं वो डेयरिंग कर रहे हैं, तो ये सोचना होगा कि लॉकडाउन के बीच, इतने सख्त कानून के बीच, इतनी सख्त चर्चाओं के बीच अगर वो ये सब कुछ करते हैं तो यकीनन समाज को भी, प्रशासन को भी और पुलिस को भी अलर्ट होना होगा, जागना होगा। आज सवाल का सोचने का मुकाम है। आज फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।